हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप पांडे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंप्लीट ईटीपी प्लांट के बारे में। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने ईटीपी का प्राइमरी स्टेज पर डिस्कस किया था, आज हम लोग ईटीपी के कंप्लीट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी स्टेज पर आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ हम लोगों को देखना है कि ईटीपी प्लांट को समझने से पहले हम लोगों को ये समझना चाहिए कि ईटीपी प्लांट लगाने की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, क्यों लगाया जाता है ईटीपी प्लांट। ईटीपी प्लांट लगाने की ज़रूरत दोस्तों इस वजह से पड़ती है कि जो हमारा हम प्रोडक्शन में रॉ वाटर देते हैं, तो वहाँ से जो भी इंडस्ट्रीज का वेस्ट निकलता है, जो भी वेस्टेज पानी आता है, उसको हम लोग डायरेक्टली कहीं पर भी ड्रेन नहीं कर सकते। बिकॉज ऑफ क्या होता है, उससे अपना इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। या अगर हम लोग मान लीजिए रिवर में हमने अपना ड्रेन किया, हमने डिस्चार्ज कर दिया किसी नदी में, जो सराउंडिंग एरिया में नदी कोई है वहाँ डाल दिए, तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर पॉल्यूशन होगा। पानी में ये गंदा पानी जो अनट्रीटेड वाटर जाएगा, तो वहाँ पर वो पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। अब वो जो बिकॉज ऑफ क्या है, उसमें कुछ केमिकल्स होंगे पानी में, अपना वेस्ट वाटर में कुछ केमिकल होंगे। वो केमिकल की वजह से वहाँ पर जो एक्वेटिक लाइफ होगी, डेट मीन्स जो जीव जंतु होंगे पानी में, उनके लिए वो बहुत हार्मफुल रहेगा। हार्मफुल डेट मीन्स वो मरना शुरू हो जाएंगे, वो मरने लगेंगे, जो कि अपने इकोसिस्टम के लिए अच्छा नहीं होता है। या अपना जैसे मान लीजिए सपोज हमने अनट्रीटेड वाटर को अपना इरिगेशन में यूज कर लिया। इरिगेशन डेट मीन्स पेड़ पौधों में डालना शुरू कर दिए, तो वहाँ पर क्या होगा कि वो पेड़ों के लिए भी वही हो गए, हार्मफुल होंगे। हार्मफुल डेट मीन्स क्या, पेड़ धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाएंगे, तो वो अपने इन्वायरमेंट के लिए प्रॉब्लम होगी। या ग्राउंड वाटर में जाकर मिक्स होंगे, तो वो हम लोग फिर वो वही वाटर को हम लोग ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज करेंगे, तो वहाँ पर भी वो हार्मफुल, अपनी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। सो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ही हम लोग इंडस्ट्रीज में ईटीपी प्लांट को लगाते हैं, एसटीपी प्लांट को लगाते हैं, कि जिससे कि हमारे इकोसिस्टम पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। सो अब हम लोग ईटीपी के बेनिफिट्स देख लेते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ईटीपी लगाने के। तो एक तो होता है कि इन्वायरमेंट की सेफ्टी हो जाती है, कि जो भी इन्वायरमेंट में हमें कहीं वेस्ट वाटर हम डायरेक्टली डाल नहीं रहे हैं, ट्रीटेड वाटर डाल रहे हैं, तो वो अच्छा हो जाता है इन्वायरमेंट के लिए। दूसरा, ह्यूमन हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए अच्छा है कि वो ग्राउंड वाटर से हम पानी पियेंगे तो वो हमारी बॉडी में जाएगा, तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा, बैड इम्पैक्ट ही रहेगा। एंड तीसरा, जो अपना लीगल कंप्लाइंसेस होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम इसका आउटपुट हम ले सकते हैं। ईटीपी अगर हम लगाए हैं तो ईटीपी का आउटपुट जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के गाइडलाइंस के हिसाब से आपको मिल जाता है। तो वो एक तो वो होता है कि लीगल कंप्लाइंसेस आप इंडस्ट्रीज पर नहीं आएगा। या जो अपना हम ईटीपी का जो ट्रीटेड वाटर है, उसको हम रिसाइकिल भी कर सकते हैं, मतलब फर्दर ट्रीटमेंट करके कुछ ट्रीटमेंट प्लांट आरओ वगैरह लगा करके मेम्ब्रेन प्रोसेस से निकालेंगे, फिर से फर्दर हम उसको यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं अपने प्रोसेस में। एंड दूसरा होता है कि अगर इससे एक बेनिफिट और होता है कि अगर हम ट्रीटेड वाटर अपने डिस्चार्ज भी कर रहे हैं, तो भी हम अपना रिसोर्स का रिकवरी कर सकते हैं। मतलब जहाँ से हम पानी उठा रहे हैं वहाँ पानी दे भी रहे हैं ट्रीटेड वाटर, डेट मीन्स अपना रिसोर्स का रिकवरी भी हो जाता है। तो इन सब बेनिफिट्स के लिए अपने जो है हम लोग ईटीपी प्लांट को लगाते हैं। स्पेशली जो लीगल कंप्लाइंसेस होता है कि अगर हमने ईटीपी प्लांट को नहीं लगाया, डायरेक्टली हम वेस्ट वाटर डाल रहे हैं, तो हो सकता है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अगर आपको चेक करेगा तो डायरेक्टली वो सील कर सकता है। ये एथराइज होता है, अथॉरिटी होती है उनके पास, कि वो कंपनीज को सील भी कर सकते हैं कि आपको ऑपरेशन बंद भी करना पड़ेगा। सो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सिंपली हर एक कंपनियाँ ईटीपी प्लांट, एसटीपी प्लांट को डालती है, कि जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, हमारा इकोसिस्टम अच्छा रहे, इन्वायरमेंट पर कोई इम्पैक्ट ना आए। ईटीपी प्लांट में फ्रेंड्स होता क्या है कि जो अपना वेस्ट वाटर आता है, कि उसमें जहाँ पर हमने प्रोडक्शन में यूज किया, तो वहाँ पर कई टाइप की इम्प्योरिटीज उसमें मिक्स हो जाती हैं। अब मिक्स होना डेट मीन्स इम्प्योरिटीज, डेट मीन्स बेसिकली तो तीन ही इम्प्योरिटीज होती हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। तीनों इम्प्योरिटीज में ही पूरा जितना भी वेस्ट वाटर होता है इसी में आ जाता है। अब अगर हम नेक्स्ट किसी वीडियो में इम्प्योरिटीज़ को लेकर हम एक वीडियो बना लेंगे, तो वो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये
होता क्या है कि बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज उसमें होती है, जो अपना वेस्ट वाटर आता है, जो अनट्रीटेड वाटर अपना इंडस्ट्रीज से आता है, तो उसको हम ईटीपी में ऐसे सिंगली ट्रीटमेंट नहीं कर सकते कि पानी डाला बाहर निकल गया ट्रीटमेंट हो गया। उसको कई स्टेजेस में ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कि प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट होता है कि यहाँ पर जो अपना सॉलिड वेस्ट होता है उसको हम लोग निकाल देते हैं, फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, टर्सरी ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद में हम हमारा जो इफ्लुएंट वाटर निकलता है, मतलब ट्रीटेड वाटर निकलता है। सो सबसे पहले इन्फ्लुएंट यहाँ से इनलेट हुआ। इन्फ्लुएंट दैट मीन्स जो इन्फ्लुएंट एक टर्म है कि यहाँ पर हम लोग वेस्ट वाटर इनलेट भी लिख सकते हैं, बट यहाँ इन्फ्लुएंट लिखा जाता है बिकॉज ऑफ जो इंडस्ट्रीज का वेस्ट आ रहा है, जो इंडस्ट्रीज का वेस्ट वाटर आ रहा है उसको हम लोग इन्फ्लुएंट बोलते हैं। तो वेस्ट वाटर जो अपना इनलेट हुआ, सबसे पहले आया बार स्क्रीनिंग चेम्बर। बार स्क्रीन चेम्बर का वर्क क्या होता है? बेसिकली बार स्क्रीन चेम्बर का एक जो मेश की साइज होती है उसका 25 to 70 mm तक हो सकती है या ज़्यादा भी हो जाती है एज पर रिक्वायरमेंट। तो वो होता क्या है कि जैसे ही अपना वेस्ट वाटर आया उसमें जो फ्लोटिंग पार्टिकल होगा, फ्लोटिंग पार्टिकल दैट मीन्स पॉलिथीन हो गया, पानी की बोतल हो गई या और कोई हैवी मेटल्स आ गए, तो उनको यहाँ पर वो छान देगी, मतलब एक छन्नी का ही काम करती है। तो वहाँ से अब उससे फ़ायदा अपने को क्या होगा कि जो अपना आगे जो भी मैकेनिकल इक्विपमेंट लगे होंगे उनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिकॉज अब क्या होगा कि अगर ये हम स्क्रीन चेम्बर नहीं लगाएंगे तो वो सीधे ही वहाँ पर जाकर, जैसे अपनी पंप लगी हुई है तो पंप में जाकर बैठ जाएगी तो इम्पेलर को जाम करेगी या हाई लोड लेना शुरू होगा तो भी इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज होगा। उससे हम लोग बचने के लिए यहाँ पर बार स्क्रीन चेम्बर लगाते हैं। देन अपना पानी आ जाता है फ्रेंड्स ग्रिड चेम्बर में। ग्रिड चेम्बर क्या करता है? ग्रिड चेम्बर दैट मीन्स एक नॉर्मल टैंक ही होता है। उसमें क्या होता है कि जैसे पानी गया तो हो सकता है कि हमने जो प्रोडक्शन को पानी दिया था वहाँ उन्होंने यूज किया तो उसमें कुछ सैंड पार्टिकल हो सकते हैं या पेबल्स हो गए, छोटे छोटे पत्थर, या इस तरह की जो हैवी मेटल्स भी हो सकते हैं। हैवी मेटल्स ये सब जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो नीचे यहाँ पर ये ऊपर से पानी ऐसे फ्लोट होकर आगे निकल जाएगा, नीचे ये हैवी जो पार्टिकल होंगे, हैवी पार्टिकल होंगे फिजिकल इम्प्योरिटीज के, वो यहाँ पर सेटल डाउन हो जाएंगे, पानी आगे पास होकर निकल जाएगा। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आगे जाकर हमारे सिस्टम में कुछ भी अबनॉर्मलिटी नहीं आएगी। देन अपना आता है फ्रेंड्स ये वाटर अपना यहाँ से ग्रिड चेम्बर के बाद आ गया ऑयल एंड ग्रीस चेम्बर में। ऑयल एंड ग्रीस चेम्बर में होता क्या है कि ऑयल को हम लोग मैकेनिकली इक्विपमेंट जैसे बेल्ट के थ्रू हम निकाल सकते हैं या स्क्रैमर लगा दिए, स्कीमर के थ्रू हमने बाहर कर दिया। ऑयल की डेंसिटी जो होती है वो पानी के कंपैरिजन में कम होती है, मतलब पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ऑयल की डेंसिटी कम होती है। तो पानी जो ऑयल होगा वो पानी के सरफेस पर ऊपर ही आ जाएगा। अब जब ऊपर तैरना शुरू होगा तो जैसे ही स्क्रीमर अगर हमने लगाया तो वो ऐसा होपर आएगा, सीधे ऑयल को उठाकर ले जाकर सेपरेट दूसरे टैंक में डाल देगा, वाटर अपना अलग हो जाएगा, ऑयल अपना अलग हो जाएगा। अगर यहीं पर हमने ट्रैप कर लिया तो आगे हमारे सिस्टम में कुछ भी अबनॉर्मलिटीज नहीं आएगी। सपोज जैसे मान लो हमने क्लेरिफायर लगाया या यहाँ पर पीएच करेक्शन कर रहे हैं, कोगुलेशन कर रहे हैं। क्लेरिफायर में अगर आपका डैप सिस्टम है तो अगर ऑयल गया तो डैप तो काम ही नहीं करेगा। सो यहाँ से हमने ऑयल एंड ग्रीस को ट्रैप कर दिया। देन अपना आ जाता है पानी इक्वलाइजेशन में। इक्वलाइजेशन टैंक दैट मीन्स होता क्या है कि पानी जो इंडस्ट्रीज से पानी आता है वो अलग अलग स्ट्रीम में आता है, मतलब अलग अलग लाइन में आता है। जैसे कहीं पर उन्होंने हाई टेम्परेचर का पानी यूज किया तो वो अलग पाइपलाइन में आएगा, कहीं पर लो टेम्परेचर का पानी यूज किया तो अलग पाइपलाइन में आएगा, कहीं पर अगर उन्होंने हाई पीएच का यूज किया, कहीं पर लो पीएच का यूज किया, कहीं हाई कंडक्टिविटी है, कहीं लो कंडक्टिविटी का पानी है, तो वो सब अलग अलग स्ट्रीम में आते हैं, मतलब अलग अलग पाइपलाइन में आते हैं, उसको हम लोग स्ट्रीम बोलते हैं। सो वो आकर के जैसे यहाँ पर आए बार स्क्रीन चैम्बर, ग्रिड चैम्बर, फिर ऑयल एंड ग्रीस ट्रैप होने के बाद पानी आ जाता है इक्वलाइजेशन में। इक्वलाइजेशन में एक्चुअली होता क्या है कि नीचे से हम लोग यहाँ से एक ब्लोअर की हेल्प से इसको बॉटम में एयर देते रहते हैं डिफ्यूजर के थ्रू। तो एयर जाती है तो उसको वो मिक्स करती रहती है, मतलब अगर किसी स्टीम का पीएच 12 हो, किसी स्टीम का पीएच 6 है तो दोनों कंबाइंड होकर 7-8 पीएच में आ जाएंगे। किसी का हाई कंडक्टिविटी है, लो कंडक्टिविटी है, तो मतलब ओवरऑल सब मिक्स करके एक कॉमन स्टेज में जितने पैरामीटर होंगे सबके कॉमन हो जाएंगे। जो अलग अलग स्टीम में आए अभी उनको कॉमन कर दिया। सो ये बार स्क्रीन, ग्रिड चेम्बर, ऑयल एंड ग्रीस एंड इक्वलाइजेशन ये अपना होता है प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट। ये पहला प्रोसेस है जिसको हम लोग स्क्रीनिंग भी बोल सकते हैं कि नॉर्मल फिजिकल इम्प्योरिटी जो फ्लोटिंग पार्टिकल है वो यहाँ से हम लोग प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट के थ्रू हम लोग उसको
बाहर कर सकते हैं। देन अपना आता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें सबसे पहले क्या है कि यहाँ का जो इक्वलाइजेशन का पानी हम लोग ले जाते हैं पीएच करेक्शन में, या पीएच एडजस्टमेंट बोल सकते हो, उस टैंक में ले जाते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पर हमने आपको बताया कि अलग अलग स्ट्रीम में पानी आता है। दैट मीन्स सपोज करते हैं किसी का हाई पीएच का पानी है, किसी का लो पीएच का पानी है, तो वो जब कॉमन पीएच रेडी होगा तो कॉमन पीएच सपोज मान लेते हैं कि हम 1-2 पीएच का पानी यहाँ से जो हम मतलब ब्लोअर से एयर मिक्स करने के बाद जो पीएच बना हमारा फाइनल, वो मान लो 2-3 पीएच का बन गया या 1-2 पीएच का पानी बन गया। अब वो पीएच यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ यहाँ अपने जो कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन प्रोसेस है उसकी रिक्वायरमेंट है 6.5 से 7.5 पीएच तक। अगर 6.5 से नीचे है तो भी वो वर्क नहीं करेगा, 7.5 से ऊपर है तो भी वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर पीएच करेक्शन में ले जाते हैं। पीएच करेक्शन दैट मीन्स होता क्या है कि यहाँ पर अगर हमारा लो पीएच है, सपोज मान लो कि 1-2 पीएच का पानी है, तो उसको हम पीएच जो है इंक्रीज करके लेकर जाएंगे 7-7.5 तक पीएच, अपना रिक्वायर्ड पीएच जो इसके लिए रिक्वायर्ड है आगे की नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, जो कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन के लिए रिक्वायर्ड पीएच है, वहाँ तक हम उसको ले जाएंगे। तो अगर पीएच हमें बढ़ाना हुआ तो हम यहाँ पर कास्टिक की डोजिंग कर देंगे NaOH की। बट अगर यहाँ पर जो कॉमन पीएच रेडी हुआ इक्वलाइजेशन का आउटलेट का जो पीएच है मान लो 12-13 पीएच का आ रहा है, मतलब हाई पीएच का पानी है, सो यहाँ पर उसको हमें लो पीएच में कन्वर्ट करना है। अब लो पीएच में कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड की डोजिंग करेंगे या HCl कर सकते हैं। बट जो कम कैपेसिटी के प्लांट हैं वहाँ तो HCl आप चला लोगे, बट जो हाई कैपेसिटी के प्लांट हैं, सपोज दैट मान लेते हैं 60 मीटर क्यूब पर आवर का प्लांट है, मतलब 60-70 मीटर क्यूब पर आवर का प्लांट है, वहाँ पर अगर आप HCl डालेंगे तो HCl में क्या होगा कि वो कमर्शियल रेट 32% का आता है। तो जब तक वो पीएच मेंटेन कर ही नहीं पाएगा, पानी अपना आगे पास हो जाएगा, बिकॉज ऑफ ये सब इंटरलिंक टैंक होती हैं, तो एक दूसरे से इंटरलिंक है। जैसे ही पानी आता रहता है पास होता रहता है, तो पीएच वहाँ पर मेंटेन नहीं हो पाएगा। उसकी वजह से हम लोग हमेशा प्रिफर्ड करते हैं कि जो हाई कैपेसिटी के प्लांट्स हैं वहाँ पर आप हमेशा देखोगे कि मतलब 95% केसेस में आपको सल्फ्यूरिक एसिड की ही डोजिंग मिलेगी। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है 98% का होता है, तो हाई कंसंट्रेशन उसका हाई होता है। जैसे ही यहाँ पर जाएगा तो पानी का पीएच को तुरंत वो मेंटेन कर देगा। पीएच करेक्शन के बाद, पीएच मेंटेन करने के बाद वेस्ट वाटर इसमें आया कोगुलेशन टैंक में। अब कोगुलेशन टैंक में जैसे ही आया तो यहाँ पर क्या होता है कि जो वाटर का सरफेस पर जो भी इम्प्योरिटीज हैं उनका जो चार्ज होता है वो माइनस चार्ज का होता है। तो माइनस चार्ज दैट मीन्स एक दूसरे को रिपल करेंगे, मतलब दूर भगाएंगे, अपने पास आने ही नहीं देंगे। जैसे ये दोनों हैं तो एक दूसरे को दूर भगाएंगे, ऐसे ऐसे ही भागेंगे। तो जब तक जिगजैग मोशन करते रहेंगे तब तक तो इसको सेटल होना नहीं, मतलब फ्लॉक जनरेट ही नहीं होगा। अब फ्लॉक जनरेट होने के लिए क्या है कि इनको धीरे धीरे चिपकना चाहिए, जो दूर दूर भाग रहे हैं वो ऐसे आएंगे तब ये फ्लॉक जनरेशन होगा। अब बिकॉज ऑफ क्या, स्लज सेटल कैसे होगी, जब एक दूसरे से चिपकेंगे तभी स्लज सेटल होना है। तो अब इसमें माइनस चार्ज है, इनको चाहिए, हमें रिक्वायरमेंट क्या है इनको सेटल करने के लिए कहीं से प्लस चार्ज मिले। तो जो हम लोग कोगुलेशन की डोजिंग करते हैं, कोगुलेशन डेट में जो जनरली यूज होता है 95% प्लांट में जो भी यूज होता है, तो वो LM होता है या अपना PAC होता है, दो ही का यूज होता है। वैसे तो फेरस सल्फेट भी होता है, फेरिक क्लोराइड होता है, बट हाँ नॉर्मली ये अपना PAC और LM का ही डोजिंग करते हैं। तो इन सब में जितने भी कोगुलेंट्स हैं, कोगुलेंट्स केमिकल हैं, उनमें प्लस चार्ज होता है। तो जैसे ही यहाँ पर डोजिंग किए ये प्लस चार्ज आया, अब ये प्लस चार्ज आया तो इसके साइड साइड में माइनस चार्ज अट्रैक्ट होना शुरू हो गए। अट्रैक्ट हो गए तो धीरे धीरे क्या हुआ कि एक फ्लॉक, छोटा छोटा फ्लॉक बनाना शुरू किए। अब ये फ्लॉक बन रहा है तो दैट मीन्स अपना सिस्टम जो है यहाँ से जो स्लज था वो छोटे छोटे फ्लॉक में रेडी हो गया। मतलब दूसरे शब्दों में अगर बोला जाए तो एकदम शुद्ध भाषा में तो वो ये होता है कि कोगुलेशन की डोजिंग हम लोग करते हैं तो वो पानी को चीरता है, मतलब पानी से स्लज को अलग करता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक फ्लोकुलेशन की डोजिंग भी हम करते हैं। ये तो हो गया कोगुलेशन का कि फ्लॉक बन गया छोटे छोटे, तो कोगुलेशन का काम वहाँ पर खत्म हो गया। अब आता है फ्लोकुलेशन। फ्लोकुलेशन डेट मीन्स पॉलीमर की डोजिंग होती है। पॉलीमर भी 2-3 टाइप के होते हैं, स्पेशली एनाइन पॉलीमर होता है, केटाइन पॉलीमर होता है, एक नॉन आयनिक पॉलीमर होता है, बट नॉन आयनिक पॉलीमर यूज नहीं होता है जनरली, इसमें एनाइन और केटाइन पॉलीमर ही यूज होता है। तो यहाँ पर पॉलीमर की डोजिंग की है। अब पॉलीमर की डोजिंग क्या करेगा कि जो PAC ने या अपना LM की डोजिंग ने जितना भी उसमें छोटे छोटे फ्लॉक बनाया था, तो जैसे ही पॉलीमर की डोजिंग पड़ी तो वो उसको वो
इकट्ठा करना शुरू किया, मतलब यहाँ बॉटम में ले जाकर ऐसे ऐसे बैठाना शुरू किया, मतलब सेटल करना शुरू किया। यहाँ पर फ्लॉक बना था पीएसी डोजिंग से, अब इसने क्या किया, पॉलीमर जैसे ही हमने डोजिंग किया तो इसको सेटल करना शुरू किया। अब सेटल हो गया तो ये इन दोनों का काम हो गया अपना रेडी हो। यहाँ से वाटर निकल कर अपना आ गया प्राइमरी क्लेरिफायर, या अगर एडवांस टेक्नोलॉजी में प्लांट आपका बना हुआ है तो वहाँ पर डैप सिस्टम होगा, नहीं तो प्राइमरी क्लेरिफायर से भी काम अपना हो जाता। तो यहाँ से ये वाटर अपना आ गया प्राइमरी क्लेरिफायर में। क्लेरिफायर में और कुछ नहीं होता है, एक एजिटेटर लगा होता है तो उसको राउंड राउंड घुमाते रहते हैं। पानी जैसे ही इसमें आ गया तो क्या हुआ कि यहाँ पर पॉलीमर डोजिंग हुई है, कोगुलेंट एंड पॉलीमर की डोजिंग हुई है, तो ये जो स्लज इसके अंदर होगा, जो टर्बिड पार्टिकल होगा, वो यहाँ पर बॉटम में इसके सेटल होना शुरू होगा। एक कोन टाइप में बना होता है, अभी साइड में पिक्चर लगा देंगे, तो कोन टाइप में बना होता है। तो जैसे ही यहाँ पर जो पानी जो था वो तो ऊपर से ओवरफ्लो होकर आगे बढ़ गया, जो स्लज था, स्लज ऐसे बॉटम में सेटल होना शुरू हुआ। ये स्लज को हम लोग, चाहे अगर हम यूज कर रहे हैं स्लज ड्राइंग बेड यूज कर रहे हैं तो स्लज ड्राइंग बेड में चला जाएगा, या अगर अपने पास बेल्ट प्रेस है तो अपन बेल्ट प्रेस में ले सकते हैं। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ और देखना है कि जो अपना प्राइमरी ट्रीटमेंट है, प्राइमरी स्टेज है, वो यहाँ से जो अपना पीएच करेक्शन हो गया, कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन हो गया, और ये प्राइमरी क्लेरिफायर या डैप सिस्टम हो गया, यहाँ तक यही अपना जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सो यहाँ से फ्रेंड्स जो प्राइमरी क्लेरिफायर से अपना वाटर आया, वो अपना वाटर आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में मेन अपना होता है एरिएशन प्रोसेस। एरिएशन प्रोसेस इसी को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, या सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी इसी को हम बोल सकते हैं। सो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो होते हैं, वो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या है कि ये दो टाइप से इनको क्लासिफाई किया जाता है। पहला अपना होता है एरोबिक ट्रीटमेंट, दूसरा होता है एनएरोबिक ट्रीटमेंट। पहला जो एरोबिक ट्रीटमेंट होता है, वहाँ पर हमें एयर की रिक्वायरमेंट होती है, डेट मीन्स जो हम उसको बैक्टीरिया को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, तो वो ऑक्सीजन लेकर वो जिंदा रहते हैं और फिर वो ऑर्गेनिक मैटर को अपना भोजन बनाते हैं, मतलब ऑर्गेनिक मैटर को यहाँ से वो कम करेंगे या ख़त्म कर सकते हैं, जो भी बोल सकते हो। ख़त्म तो नहीं बोला जा सकता, कम ही करेंगे, मतलब उनका लेवल डाउन करेंगे। दूसरा होता है अनएरोबिक ट्रीटमेंट। उसमें क्या होता है, उसमें अपने को एयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो नेचुरली सेटल डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर हमने जो फिगर आपको दिखाया हुआ है, पूरा फिगर बनाकर, वो एरोबिक ट्रीटमेंट का हमने फिगर बनाया हुआ है। सो यहाँ पर अभी हमने आपको बोला कि ऑर्गेनिक मैटर को ये कम करते हैं। यहाँ से बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का बेसिक पूरा एक कॉमन मतलब यही होता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर होंगे, ऑर्गेनिक मैटर डेट मीन्स सीओडी बीओडी हो गए, उनको वो कम करेगा, मतलब लेवल को कम करेगा। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर कितने टाइप का होता है। जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है कि एक अपना बायोडिग्रेडेबल, दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जो बायोडिग्रेडेबल होता है वही यहाँ पर जो हम लोग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के थ्रू उसी को हम लोग कम कर सकते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल को हम लोग टर्सरी स्टेज में, ईटीपी के टर्सरी स्टेज में उसको हम लोग केमिकल के थ्रू निकालते हैं। सो यहाँ पर क्या होता है कि जो अब बैक्टीरिया, यहाँ पर हमने बैक्टीरिया जनरेट किया हुआ है, तो बैक्टीरिया अगर हमें जीवित रखना है तो उसके लिए हमने आपको बताया कि यहाँ से एयर देते रहते हैं। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हमें केवल डीओ मेंटेन करना होता है। डीओ मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन। डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, जो 95% केसेस में 2 से 4 ppm तक हम लोग मेंटेन करते हैं। इससे 2 से कम रहेगा तो भी बैक्टीरिया को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो बैक्टीरिया का लेवल डाउन होना शुरू होगा, बैक्टीरिया मरना शुरू होगी। या अगर 4 के ऊपर भी चला गया तो जो एक्सेस ऑक्सीजन हो जाएंगी, ऑक्सीजन जब ज़्यादा हो जाएंगी तो भी प्रॉब्लम होगा कि बैक्टीरिया अपने मरना शुरू होंगे। तो इसके हिसाब से हम लोग 2 से 4 ppm की रेंज में यहाँ से ब्लोअर के थ्रू हम लोग वाल्व लगा देते हैं। वाल्व के थ्रू यहाँ पर डीओ मीटर रहता है जो ऑनलाइन डिजॉल्व ऑक्सीजन को आपको दिखाता रहेगा स्क्रीन पर। सो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ से वाल्व के थ्रू हम इसको मेंटेन करते रहते हैं। अब बैक्टीरिया क्या है, एक तो अपना डीओ बेस पर उसको हम लोग जीवित रख सकते हैं। दूसरा अपना होता है कि अगर हमारे पानी का जो हम लोग यहाँ से प्राइमरी क्लेरिफायर से जो अपना पानी आ रहा है उसका टेम्परेचर अगर हाई हुआ, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ या टेम्परेचर कम हुआ, तो भी बैक्टीरिया यहाँ पर मरना शुरू हो जाएंगे। तो पहले यहाँ पर क्या होता है कि प्राइमरी स्टेज में जैसे यहाँ पर डोजिंग वगैरह होता है या
अपना ये डैप सिस्टम लगा हुआ है तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब अगर आपका डैप सिस्टम है तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा आपको आना ही है। बिकॉज अब डैप सिस्टम में होता क्या है कि एयर वाटर को एक साथ में प्रेशराइज करके रखा जाता है और डैप का जो इंटरनल कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पर उसको ओपन किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो जैसे ही उसको खोला जाएगा लो प्रेशर में आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो वो स्लज ऊपर आ जाएगी, पानी अपना नीचे से बाहर निकल जाएगा। स्लज को हम लोग स्क्रैपर के थ्रू बाहर निकाल कर अलग चेम्बर में, अलग टैंक में डाल देते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर इसका पानी का टेम्परेचर इंक्रीज होना ही स्वाभाविक है, मतलब बढ़ सकता है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वो टेम्परेचर भी हमें मेंटेन करना है। अब टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमारे पास रहता क्या है, कूलिंग टावर हमें लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये कूलिंग टावर लगाते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर रहे 26 27 तक या 28 तक जा सकता है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर रहना चाहिए कि बैक्टीरिया को यहाँ पर मरने न पाए टेम्परेचर की वजह से। अब यहाँ पर कूलिंग टावर में ये पानी गया, जो अपना प्राइमरी क्लेरिफायर का वाटर था, साफ पानी, वो अपना कूलिंग टावर में गया। कूलिंग टावर के बाद ये पानी ठंडा होकर फिर आता है अपने एरिएशन में। अब एरिएशन चैम्बर में जैसे ही पानी आया तो यहाँ पर क्या बैक्टीरिया रहती है, तो बैक्टीरिया जो अपना ऑर्गेनिक मैटर होगा उनको खाना शुरू कर देगी, भोजन बन जाएंगे उनके, वो खा लेंगे। तो यहाँ से अपना BOD COD का लेवल काफ़ी हद तक डाउन हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया उसको खा जाती है। और बैक्टीरिया को जिंदा रखने के लिए हम लोग यहाँ से टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, प्लस एयर उसको देते रहते हैं, मतलब ऑक्सीजन देते रहते हैं। अब यहाँ से होता क्या है कि ये पानी जो ओवरफ्लो होकर यहाँ पर आ गया, ये अपना टर्सरी स्टेज में आ गया। अब यहाँ तक सेकेंडरी ट्रीटमेंट था, जो अपना बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। उसके बाद में अपना आ जाता है टर्सरी ट्रीटमेंट, मतलब ये पानी यहाँ से ओवरफ्लो होकर आ गया टर्सरी ट्रीटमेंट में। इसमें और कुछ नहीं होता, केवल क्लैरिफायर होता है, नॉर्मल बड़ा सा टैंक रहता है, उसमें बीच में एक एजिटेटर लगा होता है, और ये जो पानी यहाँ से बाई ग्रेविटी जा रहा है वो बीच में ही गिरेगा। मतलब ये एक ऐसा छोटा सा अलग चेम्बर होता है, उसी में पानी गिरता है, वहाँ पर स्क्रैपर लगा होता है, ऐसे एजिटेटर घुमाता रहेगा पानी को। तो यहाँ पर जो इसके साथ में जो स्लज आया रहेगा, स्लज ये बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा, और जो अपना पानी है जो क्लियर वाटर है, यहाँ के बाद आपको फ्रेंड्स अच्छा पानी मिल जाएगा, जिसको हम लोग अगर डिस्चार्ज हमें करना हो तो डिस्चार्ज भी कर सकते हैं एज पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड गाइडलाइंस, या अपने प्लांट्स में अगर हमें देना हो, मतलब अगर हमें इरिगेशन में डालना हो, पौधों को पानी देना हो, या कहीं पर नदी में डिस्चार्ज करना हो, हम कहीं भी कर सकते हैं लीगली, मतलब इलीगल नहीं, कहीं भी छोड़ दो, वो करना ही नहीं चाहिए। बिकॉज ऑफ क्या, इन्वायरमेंट हमारे हाथ में, इन्वायरमेंट की सेफ्टी हमारे हाथ में है, तो वो हमें ध्यान देना चाहिए। यहाँ का जो स्लज है इसको बोलते हैं फ्रेंड्स एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज मतलब इसमें क्या है, जो अपना बैक्टीरिया भी, इसमें एक्टिव बैक्टीरिया भी रहती है। सो यहाँ पर एक्टिवेटेड स्लज जो है वो सेटल डाउन हो गई बॉटम में, और जो वाटर है अपना, वाटर जो है साफ पानी, बिल्कुल क्लियर पानी, एज पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पैरामीटर के अकॉर्डिंग पानी आपको यहाँ से मिल जाएगा। सो वो अपना बाहर हो गया, और ये जो स्लज है वो बॉटम में सेटल डाउन हो गया। तो जो यहाँ पर स्लज को हमने सेटल डाउन किया है, तो यहाँ से बिकॉज ऑफ क्या है कि ये एरिएशन टैंक से ही आ रहा है। सो अगर हम लोग एरिएशन को दोबारा इसको रिसाइकिल नहीं करेंगे तो हमारे एरिएशन टैंक में अपने बैक्टीरिया का लेवल लो हो जाएगा। तो बैक्टीरिया का लेवल मेंटेन करने के लिए हम लोग यहाँ से एक स्लज रिसर्कुलेशन पंप डालते हैं, मतलब एक्टिवेटेड स्लज रिसर्कुलेशन पंप रहती है। तो यहाँ से हम कुछ अमाउंट में इसको रिसाइकिल कर देते हैं, बाकी स्लज को हम यहाँ से, अगर हमारे पास जैसे स्लज ड्राइंग बेड है तो उसमें डाल देंगे, वहाँ से स्लज अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। या हमारा अगर बेल्ट प्रेस है, स्पेशली जो अच्छे प्लांट होते हैं वहाँ पर बेल्ट प्रेस भी रखा जाता है, जो बड़े प्लांट होते हैं हाई कैपेसिटी के। तो बेल्ट प्रेस में होता क्या है कि वो सिलेंडर के थ्रू उसको कंप्रेस किया जाता है, बिल्कुल प्रेस कर दिया जाता है। तो जैसे ही प्रेस करेंगे तो उसमें क्या होगा कि पानी अलग नीचे गिर जाएगा, क्लियर वाटर, और स्लज जो होगा वो बाहर निकल जाएगी। तो एक वो प्रोसेस होता है जहाँ पर जो हाई कैपेसिटी के प्लांट हैं वहाँ पर लगता है, या स्लज ड्राइंग बेड है, जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं वहाँ स्लज ड्राइंग बेड ही लगा रहता है। क्लैरिफायर के बाद क्या होता है कि एक स्टेप और बचा रहता है केमिकल डोजिंग का। अब अगर यहाँ पर जो स्लज है वो अगर हमारा सेटल नहीं हो रहा है, सपोज करते हैं कि यहाँ एरिएशन के बाद जो स्लज आ रहा है वो कई जगहों पर सेटल प्रॉपर नहीं होता, कुछ केसेस में देखा जाता है, रेयर केसेस में, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर हम लोग फिर से कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन की डोजिंग करते हैं। मतलब PSC या हो गया या LM हो गया,
उसके साथ में पॉलीमर की डोजिंग करते हैं तो वो डायरेक्टली सेटल कर देता है। तो यहाँ से जो पानी ओवरफ्लो कर जा रहा है इसमें चांसेस ज़्यादा है कि इसके साथ में बैक्टीरिया आगे जा सकती हैं। अब बैक्टीरिया आगे जाएंगे तो जो हमारे डाउन स्ट्रीम के सिस्टम है वहाँ पर बायोलॉजिकल फॉलिंग क्रिएट होगी। डेट मीन्स अगर आरओ तक पहुँच गई तो समझो कि आरओ की मेम्ब्रेन खत्म ही मान चलो। बिकॉज अब क्या है कि मेम्ब्रेन में जाकर वो बायोलॉजिकल फॉलिंग करेंगे, फिर बायोलॉजिकल फॉलिंग को कंट्रोल करना ऐसे आसान काम नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग डिसइंफेक्टेंट्स की डोजिंग यहाँ पर करते हैं। डिसइंफेक्टेंट्स मतलब एक तो हो गया अपना हाइपो हो गया NaOCl, दूसरा हो जाता है अपना H2O2, तीसरा हो जाता है अपना ओजोन या प्योर क्लोरीन की भी डोजिंग कहीं कहीं पर करते हैं, बट वो ज़्यादा इंडस्ट्रीज प्रेफर नहीं करते बिकॉज ऑफ प्योर क्लोरीन को डोजिंग करने के लिए हमें सेपरेट लाइसेंस लेना पड़ता है। जबकि अपना हाइपो या H2O2 या ओजोन वही काम करेंगे तो उनके लिए कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल यूज में ले सकते हैं। सो यहाँ पर डोजिंग करने के बाद अपना जो वाटर आया उसको हम लोग बिल्कुल कहीं भी ले जा कर के, अगर हमें किसी प्लांट्स पर डालना है मतलब इरिगेशन करना है तो हम इरिगेशन कर सकते हैं। पानी को हमें रीयूज करना है तो हम यहाँ पर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डालेंगे WWTP। सो उसके थ्रू हम अपना आगे पानी का ट्रीटमेंट करके फिर से उसको रीयूज कर सकते हैं। या अगर हमें रिवर में उसको ड्रेन करना है तो वहाँ पर ये ट्रीटेड वाटर को हम वहाँ ड्रेन कर सकते हैं, तो वहाँ पर जो एक्वेटिक लाइफ होगी उन पर कोई इम्पेक्ट नहीं आएगा, वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और प्लस अपना ग्राउंड वाटर का रिसोर्स भी हम लोग अच्छा मेंटेन कर सकते हैं, उसकी रिकवरी हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ETP से रिलेटेड आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर इनकेस आपको आ रही है तो हमने एक वीडियो और डाल रखी है, 2 वीडियो, उसको आप देख सकते हो या आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, देन हम उसका भी सॉल्यूशन करेंगे। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।